हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। आज की जो हमारी क्लास है ये 11th फिजिक्स का लेक्चर रहने वाला है। आज की क्लास में हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, हमारी फिजिक्स से रिलेटेड जो है +1 फिजिक्स से रिलेटेड दी गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफ्रेंशिएशन। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, और इसके बारे में जो कुछ एक रूल्स कहें या फिर इसके कुछ फॉर्मूले जो दिए गए हैं उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसको फाइंड आउट करने से पहले, उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार हमारे पास मान लेते हैं कि कोई ग्राफ दिया गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। y और x एक्सिस का ये हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया है। इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि आपके पास स्लोप क्या होगी किसी कर्व की। मान लेते हैं कि हमारे पास जो कर्व दी गई है, या यूं कहें हमारे पास जो डायग्राम के अंदर जो लाइन दी गई है, ड्रॉ किया गया है ग्राफ, तो उसके अंदर हमारे पास जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रेट लाइन की जब भी हमें कोई स्लोप फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करते हैं। स्लोप एक्चुअल में है क्या चीज़, जब भी हम किसी पॉइंट के ऊपर किसी थीटा एंगल को देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमारे पास वो क्या होगा, उस थीटा का टेंजेंट यानी कि tan ऑफ थीटा जो है वो हमारी स्लोप होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी। इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग या इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा कितना था, ये थीटा बना है कोई, और इस थीटा की अगर हम tan में वैल्यू फाइंड आउट कर लें, टेंजेंट ऑफ थीटा फाइंड आउट कर लें, उसी को हम क्या कहेंगे, वही हमारी स्लोप होगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये स्लोप थी। अब जैसे हमने इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट कांस्टेंट जो है लाइन जा रही है, आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इस पर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई थीटा है तो इसके लिए ये θ1 है, ये θ2 है, ऐसे ही है। और ये सारे के सारे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक सिंगल लाइन में जा रही है, तो यहाँ पर जितने भी एंगल्स बनेंगे हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, जितने भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, तो वो क्या आएंगे हमारे पास, वो हमारे पास जैसे कि यहाँ से θ1 भी इक्वल आएगा, θ2 भी और θ3 एंड अप टू सो ऑन। जितने भी एंगल इस हमारी इस लाइन पर, इस स्ट्रेट लाइन पर ये बन रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, वो सारे ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इसी वजह से जो हमारी स्लोप आएगी वो कैसी होगी, स्लोप जो है हमारी इसके अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अलोंग हमारे पास वो क्या आएगी, कांस्टेंट स्लोप हमारे पास हमें देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं एक दूसरे ग्राफ में, तो हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है, जो लाइन दी गई है, वो कैसी है, वो हमारे पास कर्व्ड लाइन है। ठीक है, अब इस कर्व्ड लाइन पर जब भी हमें कुछ फाइंड आउट करना है, मान लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर इसकी स्लोप क्या होगी, ये क्या एंगल बनाएगा, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट के साथ जो है यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये टेंजेंट जो है वो क्या, कैसी लाइन होती है आपकी, इस पॉइंट को छूते हुए सीधी एक यूं कहें कि 180 डिग्री बनाते हुए इसके साथ जो है वो लाइन टच करते हुए जाती है। ठीक है, वो आपकी कर्व को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, वो केवल उस पॉइंट को छू करके निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये थीटा था इसको मैच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, तो ये θ1 जो है कोई अलग वैल्यू आएगी। अब उसके बाद अगर हमें किसी इस पॉइंट पर मान लीजिए हमारी स्लोप को निकालना है, यहाँ पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट को जो ड्रॉ किया, तो आपके पास जो ये थीटा था, यहाँ ये θ1 था, तो यहाँ कोई θ2 आएगा। ऐसे ही कहीं इस पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं तो आपके पास कुछ अलग जो वैल्यू आएगी, हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, कोई θ3 आएगा। और इस केस के दौरान जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास हर एक बार वैल्यू जो है थीटा की वो चेंज होकर के आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ के अंदर
इस कर्व्ड ग्राफ के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसकी, थीटा की, वो कभी भी इक्वल नहीं होगी एक दूसरे की। हर बार हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। ये अलग अलग आई है तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है या स्लोप है जो, वो भी अलग अलग होगी, वो भी वेरिएबल आएगी। तो उस चीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, तभी हमारे पास यहाँ से ही हमारे पास जो डिफरेंशिएशन की जो टर्म है वो निकल करके आती है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा ये जो फर्स्ट जो डायग्राम था इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या दिया गया था कि हमने मान लीजिए कोई 2 पॉइंट लिए। फर्स्ट पॉइंट जो है हमने इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। वैसे ये जो है मैथमेटिकल टर्म्स ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डीपली इसको मैथ के अंदर ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने और एक पॉइंट जो हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x1 y1। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास इस लाइन के ऊपर इन दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि हमने ये जो हमारा टेंजेंट है इनको मिलाते हैं तो आपके पास ये क्या आया, ये एक हमारे पास जो है ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब ये ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन है इसको मैं अलग से अगर मैग्नीफाइड करके यहाँ पर बना लेता हूँ अलग से। ठीक है, ये हमारी जो ट्रायंगल थी आ गई। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस डायग्राम में एक बार दोबारा देखते हैं तो आपके पास क्या दिख रहा है कि ये यहाँ तक का कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर वो कितना है, x1 है। ठीक है, ये पॉइंट x1 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट था इस पॉइंट तक का, यहाँ तक का क्या आपका x2 है। तो ऐसा ही जो ये जो डिस्टेंस है ये बच गया, ये कितना होगा आपका, ये x2 माइनस x1। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, x2 माइनस x1। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ये क्या है आपका x2 माइनस x1 आ गया। अब वही बात करें हम इस तरफ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस था आपका वो किसके इक्वल है, वो लेंथ है, ये y2 के इक्वल है। और सिमिलरली जो यहाँ से यहाँ तक का इस पॉइंट से लेकर के नीचे ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है ये आपका किसके इक्वल आ गया, y1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से भी ये जो वैल्यू आई है निकल करके, ये जो लेंथ है आपकी, ये जो ये यहाँ से यहाँ तक की, ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास y2 माइनस y1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये एक ट्रायंगल आ गई। तो इस थीटा के अलोंग हमने क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, तभी हमारे पास इसकी स्लोप आएगी। तो इसकी स्लोप को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, हमें पता है टेंजेंट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से टेंजेंट जो था आपका वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये y2 माइनस y1 और नीचे बेस क्या है आपका x2 माइनस x1। तो ये दोनों चीजें जो हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ये किसके इक्वल आ जाएगी, यही हमारी स्लोप हो जाएगी। तो इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर हम फाइंड आउट कर पा रहे थे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं और कर रहे हैं तो वहाँ से हम टेंजेंट थीटा को इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी एक टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस सेकंड डायग्राम के अंदर बात करते हैं तो आपके पास क्या दिया गया है, हर बार जो है आपका थीटा चेंज हो रहा है। अब उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो फिर उसको देखते हैं एक बार। तो जो नेक्स्ट है आपका उसको देखते हैं एक बार। ये जो आपका डायग्राम था, ये जो आपकी कर्व थी, इसको मैं यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास जो थी एक्स एक्सिस थी, ये हमारे पास वाई एक्सिस थी, ये हमारा ओरिजिन था। ठीक है, तो अब अगर हम इस कर्व के लिए भी दो अलग अलग पॉइंट ले लें, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट लिया था हमने हमारी स्ट्रेट लाइन के लिए, तो ऐसे ही हमारे पास ये है। इसके अंदर अगर हम लेते हैं क्या, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, और जब हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्या होता है आपका, कभी भी जो कर्व है कोई लाइन है उसको उस पॉइंट केवल उस पॉइंट को छू करके सीधी स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी, वो कभी भी उस कर्व को कट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसा टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों को छुए, इन दोनों को एक सेम लाइन के अंदर हम अगर देखते हैं तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है, पिछले जो डायग्राम था आपका, पिछली जो कर्व थी उसमें हमने क्या लिया था, x2 और x1 जो थे आपके, और जो हमारा y2 और y1 थे वो क्या थे, वो दूर दूर कोई दो पॉइंट्स थे। ठीक है, तो उनकी वजह से कोई लाइन की फॉर्मेशन हुई उन कोऑर्डिनेट्स की वजह से, और वो कैसी थी, वो किसी डिस्टेंस पर थी। इस डिस्टेंस पर जो आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट रखा हुआ था। अब अगर हम वही डिस्टेंस यहाँ पर लेना चाहें तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर इस कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या करेगा आपको, मान लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, ये यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो हमारी कर्व को कट कर रहा है, और कर्व को कट कभी भी कोई आपका टेंजेंट नहीं कर सकता, वो टेंजेंट ही नहीं होगा जो आपकी कर्व को कट कर दे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या होगा, हमारे पास जो है, हम इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम क्या करें, इसके लिए हमारे पास जो फिनोमिना आया, इसके लिए जो हमने तरीका लगाया वो क्या किया कि हमने बिल्कुल नजदीक नजदीक दो पॉइंट्स को जूम किया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास जो कर्व थी, इसके अंदर हम अगर इन पॉइंट्स को कहाँ ले लें, बिल्कुल नजदीक नजदीक ले लें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को। अब यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं क्या आपकी, ये हम हमारी जो टेंजेंट है इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, वो ना तो कर्व को कट कर रही है, और वो दोनों जो पॉइंट्स हैं वो केवल एक टेंजेंट पर, एक स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास आ रहे हैं। अब हम यहाँ से इजीली जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपके बीच में जो, मान लीजिए ये हमारी ट्रायंगल क्रिएट हो गई, यहाँ से हम जो है इस ट्रायंगल को अगर मैं मैग्नीफाई करूँ, ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं मैंने यहाँ मैग्नीफाई करके लिखे हैं, इसलिए आपको इतनी दूर दिख रहे हैं। एक्चुअल में वो कहाँ है आपके, वो बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं। तो इसलिए हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे, मान लीजिए फर्स्ट के लिए वही x1 और y1 आया, और सेकंड के लिए आपके पास जो है x2 और y2 आए। ठीक है, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के लिए। तो सेम काम अगर हम करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बिल्कुल नजदीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो है एक पॉइंट नहीं है लेकिन इतना नजदीक है कि ये हमारे पास जो इनका डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्मॉल है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्मॉल है। तो यहाँ से हमारे पास, अब जैसा हमें पता है कि हम फिजिक्स के अंदर या कहीं पर भी जो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी कोई होती है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए x1 और x2 का जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस जो हमने अभी निकाला था, x1 तक का जो x1 माना था और x2 तक का हमने जो था x2 माना था, इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है वो क्या होगा आपका x2 माइनस x1, और वो डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम dx से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही सेम काम, क्योंकि y पॉइंट भी आपका नजदीक नजदीक होगा, y कोऑर्डिनेट्स भी, तो इसलिए हमारे पास इस y को भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसके डिफरेंस को हम dy करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है, क्योंकि ये क्या है x एक्सिस के साथ हमने थीटा को नोट करना था, यहाँ से हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, dy बाई dx। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, और ये dy बाई dx क्या आपका बिल्कुल स्मॉल जो पार्ट था आपका, स्मॉल जो डिस्टेंस था ये y और x के रिस्पेक्ट में, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यही हमारी क्या है, स्लोप की वैल्यू है। और इसी चीज को हम दूसरी क्या चीज बोल सकते हैं कि आपके पास जो y है और नीचे x है, dy बाई dx, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू में कितना चेंज आया, वही तो है हमारा dy बाई dx। इसको हम ये चीज भी बोल सकते हैं। अभी तक आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, तो मैथ में ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बस हमें जो यहाँ पर ज्यादा यूज करना है वो क्या है आपका, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और नेक्स्ट जो चीज है आपकी वो क्या है, dy बाई dx जो आपका वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये दो टर्म्स थी आपकी जो मेन हमें आगे हमारे जो डिफरेंशिएशन को जो यूज करने के लिए हमें हमारे बुक के अकॉर्डिंग, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो यहाँ से आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम चलते हैं और आगे देखते हैं इसकी कुछ एक जो प्रॉपर्टी कहें या फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा वो क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास y जो है, क्योंकि मिनिमम जो कंडीशन है, जब भी हम क्या देखेंगे, अभी हमने सीखा कि dy बाई डी एक्स जो है आपका वो क्या है, आपकी स्लोप है या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। तो x के रिस्पेक्ट में y का जो चेंज निकालेंगे वो कब निकाल सकते हैं, जब आपका y जो है वो फंक्शन ऑफ x दिया हो। ठीक है, इसको ज्यादा फंक्शन की डिटेल में नहीं जाना, मैथ वाले स्टूडेंट्स मैथ में इसके बारे में पढ़ेंगे फंक्शन क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर मैं इसका सिंपल एग्जांपल अगर लेकर के चलूँ तो मान लेते हैं कि 5x+3 जो है वो कोई टर्म दी गई है, y की जो वैल्यू है वो दी गई है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, x पर ये डिपेंड कर रही है। तो इसलिए हम इस चीज को क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि ये किसका फंक्शन है, हमारा x का फंक्शन है। ठीक है, इस चीज के लिए इस चीज का होना, जैसे कि हम किसी भी चीज की डेरिवेशन जब करेंगे, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, तो कब निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू के अंदर जब तक उसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है तब तक हम उसका रेट ऑफ चेंज नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर यहाँ पर x है ही नहीं तो हम x के रिस्पेक्ट में y में कोई चेंज कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि x का तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं जब x आपका फंक्शन जो है आपका x में नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास x की बजाय अगर t दिया है तो हम फिर क्या निकालेंगे, हम y का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास वेरी करता है। और फिजिक्स के अंदर ज्यादातर हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आया उस चीज को फाइंड आउट करते हैं। तो हम ज्यादातर जो टर्म यूज करेंगे हमारी फिजिक्स के अंदर वो होगी dy बाई डी टी, dx बाई डी टी। ये सारी की सारी चीजें जो हम इसमें ज्यादा यूज करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे या फिर रेट ऑफ चेंज जो देखेंगे कैलकुलेट करेंगे वो टी की रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ज्यादा हम नोट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका इसका बेसिक। अब हम इसका जो फॉर्मूला है, फर्स्ट जो फॉर्मूला उसके बारे में देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, अब हमारे पास जो है, मान लीजिए कि हमारे पास जो कोई वैल्यू दी गई है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, y की वैल्यू हमें कॉन्स्टेंट दी गई है और नेक्स्ट में दिया गया है कि y इज इक्वल टू x की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, x की पावर n दी गई है। तो x की पावर n का मतलब क्या है कि y जो है fx का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि y जो है fx का फंक्शन दिख रहा है, तो हम इसका रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स। और यहाँ से हम इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू यूँ कहें तो dy बाई डी एक्स क्या था, हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू तो थी। यहाँ से हमारे पास इसका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसकी पावर जो है ये n ये आगे चली जाएगी और इस आगे x एज इट इज, और इस n में से एक पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, वो हर बार जो है अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये n-1 फिर से आगे आ जाएगा, n आपके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो ऐसे करते चले जाएंगे। बट हम अभी केवल और केवल फर्स्ट डेरिवेटिव कहें या फर्स्ट डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इसलिए हमारे पास ये n जो है ये सामने आ जाएगा, x की पावर n-1 ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मेन डेरिवेशन था। कैसे हम इसको करते हैं, कहाँ से आया, वो आपको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है बायो स्टूडेंट्स को। ठीक है, आपके लिए ये बेसिक था। अगर पहले वाली जो हमने ग्राफ वगैरह ड्रॉ किए हैं स्लोप को समझ पाया है तो उसके लिए बेटर है। बट अगर वो समझ में नहीं आई है तो भी ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को आप यहाँ से समझ लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, अगर मैं y को इक्वल टू 5 लिख दूं तो आपके पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया। और इसके अंदर अगर हम चेंज निकालें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x तो यहाँ पर है ही नहीं, x पर ये वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही, तो चेंज कहाँ से आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ कि यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहें या फर्स्ट इसका फॉर्मूला रूल कहें वो है। ठीक है, अब अगर इसी में कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। y जो है अगर आपके पास क्या दिया गया है, k दिया गया है और वहां पर लिखा गया है कि k इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि k की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए कि k इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x,
तो यहाँ हमारे पास इसका मतलब क्या है कि के अंदर जो वैल्यू आई है वो कहीं पर भी x पर डिपेंड नहीं करेगी। मान लीजिए कि आगे अगर हम के बारे में इससे आगे सोल्व करने के लिए दे दे तो वो लिख दे कि पी क्यू के इक्वल है, और ये पी क्यू भी आगे जाकर के कहीं x पर डिपेंड नहीं करेंगे, यानी कि जो हमारी के है वो कंप्लीटली x से इंडिपेंडेंट रहेगी, वो x पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसलिए हमारे पास चेंज जो हम x के रिस्पेक्ट में अगर इस के में देखते हैं तो वो कितना होगा, वो आपका हमेशा 0 आएगा। ये x के टर्म्स में जब हम इसको नोट करेंगे तो ये क्या आपकी ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ये फिक्स वैल्यू थी क्या y = 5, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास dy/dx = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस जो सेकंड जो हमारा ये न्यूमेरिक प्रॉपर्टी कहें तो इसके एग्जांपल अगर हम कुछ उठाना चाहें तो देखते हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, इनको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास फाइंड आउट होगा, ठीक है। ये सारे के सारे इस जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ये जो फॉर्मूला था, इस पर बेस्ड रहने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है आपका, एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, एन की वैल्यूज को, एन की वैल्यू मैंने हर जगह लिख दी है, तो आप यहाँ से इसको इजीली फॉर्मूले को लगा करके ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें दिया गया है कि x की पावर 4 है, तो n की वैल्यू आपके पास 4 है, dy/dx जो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 4 × x की पावर n-1, तो यहाँ से 4x की पावर 3, 4x³ आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारा इस y की वैल्यू का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब वही बात करें इसमें नेक्स्ट जो है हमारा, इसके अंदर हमारे पास y की वैल्यू x = 9 दी गई है, तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। 9 × x की पावर 9-1, तो 9 × x की पावर 8, कुल मिलाकर के जो वैल्यू दी गई है, जो पावर दी गई है, उस पावर की वैल्यू को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपका पीछे बचेगा x की पावर में, उसमें एक माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। यही आपका डेरिवेटिव है, यही आपका डिफरेंशिएशन है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, y = x की पावर हाफ दी गई है, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, y की वैल्यू को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो एज इट इज आगे, ठीक है, 1/2, इसके बाद x की पावर 1/2 - 1, तो यहाँ कुछ एक स्टूडेंट्स जो है वो यूँ कहें कि वो चिंता करेंगे कि ये -1 जो है आपका हाफ से बड़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस जो था आपका ये एज इट इज x की पावर -½ बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में से -1 करना था तो वो -½ बच गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1/2, और जो ये x की पावर -1/2 है, इसका मतलब क्या है कि x की पावर जो है, x जो आपका वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × √x जो है वो नीचे आ जाएगा, या आपका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी इस केस के अंदर। अब बात करते हैं हमारे इस केस के अंदर, ये जो 3 है और ये जो 2 था, इन दोनों में फर्क है। ये जो 2 था ये आपका किस में था, मल्टीप्लाई में था, ठीक है, 1/2 √x था, और ये आपके पास क्या दिया गया है, 3 √x, यानी कि ये क्या आपका क्यूब रूट है। यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई में नहीं है, ये आपका कहाँ लिखा गया है, वो क्यूब के साथ, इसके स्क्वायर रूट के साथ लिखा है, और यहाँ पर पावर इसकी 3 दिखाई है, तो इसका मतलब ये क्या आपका ये क्यूब रूट है। तो यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जब ये y की वैल्यू जो है क्या दी गई है, ये हमारे पास दी गई है 1/√x, और ये यहाँ पर जो है 3 दिया गया, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको इस टर्म के अंदर अगर लेकर के जाना चाहें तो कैसे लेकर के जाएंगे, यहाँ से ऊपर लेकर के जाएंगे तो x की पावर -1/3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx = पावर एज इट इज सामने, ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई में x जो है वो एज इट इज, इसमें से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व करके लिख दो, सिंपल मैथमेटिक्स है।
यहाँ से आपके पास -1/3 इंटू 1/, इस x को एज इट इज रख लो, -1/3 -1 है तो इस ये दोनों टर्म क्या आपकी माइनस में नेगेटिव टर्म्स हैं तो दोनों का सम हो जाएगा, यहाँ से -4/3 आ जाएगा। और इसको जब आप फर्दर सोल्व करके लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4/3 1 में चला जाएगा। यहाँ से ये आपका जो है ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा किसका, इस डेरिवेशन का। नेक्स्ट जो आपका वो क्या है, y = x की पावर जो है वो क्या दी गई है आपको 1 दी गई है। तो यहाँ से आपके पास dy/dx जब आप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 जो है एज इट इज सामने x की पावर 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, dy/dx जो है वो किसके इक्वल आ गया 1 × x की पावर 0। और x की पावर जब भी किसी चीज की पावर जब 0 होती है तो वो क्या बना देती है, उसको 1 बना देती है। x की पावर 0 क्या कहेगी, उसको 1 बना देगी। ये आपका क्या बीच में ये मल्टीप्लाई है ना कि x था, ठीक है। ये आपका क्या मल्टीप्लाई है और 1 × 1 जो आपका किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास हमेशा याद रखना है कि जिस भी टर्म के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई डेरिवेटिव करते हैं या कोई चेंज देखते हैं, यानी कि y के अंदर कोई चेंज हुआ है x के रेस्पेक्ट में और x की वैल्यू आपको सिंगल दी गई है, केवल x लिखा गया है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर t लिखा है तो हम dy/dt जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि t की पावर 1 दी गई है तो हमेशा dy/dt जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो भी 1 के इक्वल आएगा। और कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पर कोई भी अदर चीज जो दी गई है, p दिया गया है, y = p कहा गया है या x = p कहा गया है, तो p को हम क्या करेंगे, अगर dx को dp p के रिस्पेक्ट में x के अंदर चेंज देखें तो भी वो 1 के इक्वल आएगा। इसको आपको करके देखने की आवश्यकता नहीं है, ये यूज करना है आपने, ये रिजल्ट जो आपका डायरेक्ट आगे जो है ये यूज होगा, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे, या आप एक बार नोट डाउन कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना। कुछ एक और इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उनको ट्राई जरूर करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।